नमस्कार। आज मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निबंध धूमकेतु, जो वैज्ञानिक घटनाओं पर आधारित है और इसके रचनाकार हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने पहले पहल लीक से हटकर वैज्ञानिक खोजी विषयों पर लिखने की शुरुआत की। आइए सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। विज्ञान को साहित्य से जोड़ना तथ्य को कल्पना संसार से जोड़ने के समान है और यही काम गुणाकर मूले ने किया। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। मराठी भाषी होने के बावजूद 50 वर्षों से अधिक समय तक ये हिंदी के लेखन कार्य से जुड़े रहे। उनकी लगभग 35 पुस्तकें छपी और हिंदी में करीब 3000 और अंग्रेजी में 250 से अधिक उनके लेख हैं। 16 अक्टूबर 2009 में उनका देहावसान हो गया। गुणाकर मूले ने विज्ञान को साहित्य में इस तरह से रचा बसा दिया कि विज्ञान भी अब साहित्य का एक भाग हो गया। इनके निबंध छात्रों को विज्ञान की तरफ आकर्षित करते हैं और उनके अंदर विज्ञान के प्रति आकर्षण को जगाते हैं। कई छात्रों ने अपने अनुभव में इन बातों का जिक्र किया है कि उनकी रचनाएं पढ़ पढ़कर, उनके लेख पढ़ पढ़कर उनके मन से विज्ञान के प्रति जो भय था वह निकल गया और उनकी रुचि विज्ञान में बढ़ गई। तो गुणाकर मूले के कुछ कृतियों के नाम हम जान लेते हैं। उनकी कृतियों के नाम है ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्रलोक, कंप्यूटर क्या है, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, संसार के महान गणितज्ञ, महावैज्ञानिक, अक्षरों की कहानी, आँखों की कहानी, गणित की कहानी, ज्यामिति की कहानी, लिपियों की कहानी। उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार, बिहार का कर्पूरी ठाकुर स्मृति सम्मान, ये इन्हें मिल चुका है। तो अब हम इस निबंध पर नज़र डालते हैं, जो काफ़ी तथ्यपरक है और यह हमारे सामने जानकारी ही प्रस्तुत करता है और हमारी सोच जो है वो धूमकेतु के बारे में काफ़ी साफ हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि धूमकेतु असल में क्या है, जिसके बारे में अनेक धारणाएं हमने सुनी है। धूमकेतु एक खगोलीय घटना है, जैसे पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना या अन्य ग्रहों की परिक्रमा करना। जहां पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं, वहीं धूमकेतु की दूरी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण और इसकी कक्षा बहुत बड़ी होने के कारण इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 75 से 76 वर्ष लगते हैं। और हेली की भविष्यवाणी भी यही थी कि हर 75 या 76 वर्ष के बाद धूमकेतु दिखाई देगा। अब धूमकेतु के नामकरण के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। धूमकेतु धुएं की पताका की तरह देखने में लगता है, इसलिए इसे धुएं का केतु यानी धुएं का पताका भी कहते हैं। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं और ये यूनानी भाषा के कोमेते से बना है, जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। अथर्ववेद में भी धूमकेतु और उल्का शब्दों का जिक्र आता है। यहाँ तक कि महाभारत में भी धूमकेतु का उल्लेख हुआ है। वराहमिहिर जो 6ठी सदी के एक बड़े ज्योतिषी हुए, उन्होंने अपने बृहत संहिता ग्रंथ के केतु 4 अध्याय में धूमकेतु का जिक्र किया था। आम्रोई पेरी ने अपनी पुस्तक आकाश के राक्षस में 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में प्रकट हुई एक धूमकेतु की चर्चा की है और इसे ही बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने का कारण भी बताया था। वहीं यूरोप के ज्योतिषी तीखे ब्राहे ने
1577 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर है। आइजैक न्यूटन के मित्र एडमंड हेली ने यह खोज करके बताया कि ग्रहों की तरह ही धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेली ने स्वयं 1682 ईस्वी में एक धूमकेतु देखा था और हेली ने अपने अध्ययन और खोजों से इस नतीजे पर पहुँचे कि धूमकेतु एक है और यह सौरमंडल की दूर की सीमाओं का चक्कर लगाकर पुनः 75 या 76 साल में सूर्य के पास फिर लौटता है। और उनके कहे अनुसार धूमकेतु पुनः 76 साल बाद 1758 ईस्वी में प्रकट हुआ था। हेली की भविष्यवाणी धूमकेतु के बारे में सही साबित हुई, इसलिए इसे हेली का धूमकेतु कहते हैं। हालांकि 1742 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई और ये अपनी भविष्यवाणी को सही होता नहीं देख पाए। पुनः यह धूमकेतु 1910 ईस्वी में प्रकट हुआ था, फिर 1986 ईस्वी में और फिर यह 2061-62 में प्रकट होगा। खोजों के आधार पर धूमकेतु के 3 भाग बताए गए हैं। एक भाग है नाभिक, दूसरा सिर और पूंछ। नाभिक के बारे में कहा गया है कि यह बर्फ से बनी होती है और इसका व्यास 50 किलोमीटर तक हो सकता है और यह बर्फ से बनी हुई गैसों से बनता है। इसका सिर गैसों के फैलकर चमकने से बनता है और नाभिक से निकली गैसों से पूंछ बनती है जो करीब 20 करोड़ किलोमीटर तक फैली हो सकती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की उल्टी दिशा में ही रहती है, इसलिए इसका सर चमकता रहता है सूर्य की तरफ होने के कारण। कुछ छोटे छोटे धूमकेतु भी होते हैं जो सूर्य के नज़दीक जाकर नष्ट हो जाते हैं सूर्य के प्रभाव के कारण। जैसे बिएला का धूमकेतु जो 7 साल में सूर्य का चक्कर लगाता था, इसे 1832 ईस्वी और 1939 ईस्वी में देखा गया था। पुनः 1845 ईस्वी में इसका इंतजार था, पर यह टुकड़ों में टूट गया सूर्य के प्रभाव के कारण और नष्ट हो गया और बाद में यह छोटे छोटे उल्काओं के रूप में पृथ्वी पर उल्का वर्षा के रूप में गिर गया। इस तरह अनेक धूमकेतु सूर्य के प्रभाव से उसके नज़दीक जाने के कारण नष्ट हो जाते हैं और टुकड़ों में विभाजित होकर बाद में उल्का के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कुछ ऐसे धूमकेतु हैं जो समय समय पर अपनी कक्षा भी बदल लेते हैं और बहुत दूर अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। सोवियत संघ ने वीनस हेली नामक अपने 2 यान अंतरिक्ष में भेजे थे जो धूमकेतु के बारे में तथ्य इकट्ठा कर सके। ये यान पहले शुक्र ग्रह के पास फिर हेली के धूमकेतु के पास पहुँचे जिन्हें वीहे नाम दिया गया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो यान धूमकेतु के पास भेजा उसका नाम था जोतो। जापान ने भी अपने 2 यान धूमकेतु के नज़दीक भेजे थे। इन यानों की मदद से जो तथ्य एकत्रित किए गए वो ये थे कि इसके नाभिक की चौड़ाई 144 किलोमीटर है और प्रत्येक सेकंड यह 10 टन धूलि और 30 टन गैसें उत्सर्जित करता है जिससे इसकी पूंछ बनती है। फिर जब यह पृथ्वी के करीब आएगा, हो सकता है उस समय तक मानव भी इसके नज़दीक जा पाए, मानव को भी यान की सहायता से इसके नज़दीक भेजा जाना संभव हो सके। इसके साथ ही धूमकेतु निबंध का हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी जानकारी दे पाएगा जो आपके लिए उपयोगी होंगे। तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए और इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। कुछ और वीडियो के साथ, उपयोगी जानकारियों के साथ मैं आपको मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।